आज का टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे अच्छी तरह कर लिया तो हर हालत में आपके चैप्टर नंबर 1 से 6 क्वेश्चंस आ जाएंगे। एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। देखो बेटा, क्या वाइट स्क्रीन आ रही है? यस सर। चलिए देखिए, देखो बेटा, एक क्वेश्चन हमारा इस तरह का देखने को मिलेगा, जैसे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेटा पढ़ पा रहे हो कि ज्यादा छोटा आ रहा है? सर ज्यादा छोटा तो पढ़ नहीं आ पा रहा? रहा हूँ सर। नो सर नहीं आ रहा। एक मिनट, मैं थोड़ा साइड करता हूं बेटा। अब देखो, अब पढ़ पा रहे हो? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। देखो बेटा, ये पूछ रहा है कि हमारा जो 1/√3 है, ये जो है किस तरह का नंबर है? रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, फ्रैक्शन वाला नंबर है, इंटीजर है, कुछ भी कह सकता है वो। तो आपको बताया गया है, यदि किसी नंबर का रूट लिया जाए, अगर किसी नंबर का किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाए और ये परफेक्ट ना आए, नॉट परफेक्ट, तो हम कहते हैं ये जो नंबर है ये हमारा इरेशनल नंबर है। पहले ये बात बताओ, ये समझ में आई कि नहीं? एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख लो। जैसे √3, √2, √6, √8, ये सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है, क्योंकि इनके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहे। इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल। सर ये मतलब किसी के सर ये किसी के रूट में नहीं आते। हाँ, जिसका अगर स्क्वायर रूट निकालें और वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आता है, पूर्ण रूप से उसका जो रूट है वो हट नहीं पाता, तो हम कहते हैं ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की हमारी 3 डेफिनेशन है, तो इसलिए ये पहली डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। फिर दोबारा से देखो, √32, अगर मैंने 32 के फैक्टर किए, 2 से किया 16 टाइम्स, 2 से किया 8 टाइम्स, 2 से किया 4 टाइम्स, 2 से किया 2 टाइम्स और 2 से किया 1 टाइम्स। अब इसमें हमारा नंबर ऑफ टूज जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5। अब आपको पता है, जब हम स्क्वायर रूट निकालते थे तो अगर दो दो के जोड़े बनाते थे, तो यहां पर 2 जोड़े तो बन गए, ये वाला एक 2 का जोड़ा बन गया, एक 2 का जोड़ा ये बन गया, ये वाला 2 अकेला रह गया। इन दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन एक 2 रूट के अंदर रह जाएगा, इसलिए हमारा √32 इरेशनल नंबर है। और एग्जांपल देखिए कि कौन से नंबर रूट आने के बाद भी हमारे रेशनल हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल √16, अगर 16 का फैक्टर किया मैंने तो ये आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो इसमें जोड़े बन गए, ये जोड़ा बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, तो हमने देखा इस जोड़े में से एक 2 बार, इस जोड़े में से एक 2 बार, अब बचा ही नहीं कुछ, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नहीं होगा। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। रूट इसमें भी लग रहा था
देखो ध्यान से, यस सर। रूट इसमें भी लग रहा था और रूट इन सब में भी लग रहा है, लेकिन इन सब के फैक्टर करने के बाद भी इनके रूट हट नहीं पा रहे, और जबकि इसका रूट जो है हट गया, तो इसलिए ये नंबर हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो ये मोटी मोटी डेफिनेशन है रूट वाली। बताओ वो इरेशनल नंबर की, सॉरी। तो बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। इसी तरह बेटा क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है, कि कोई भी नंबर हो सकता है, अगर उसका रूट नहीं हट पाया तो फिर वो नंबर इरेशनल में चला जाएगा। तो अब देखिए, यहां पर कुछ फॉर्मूले बताए गए। फॉर्मूले देखो, यदि किसी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में जोड़ दिया जाए तो जो हमेशा नंबर मिलेगा वो हमेशा रेशनल मिलेगा। इसमें ऑलवेज लगा दो। जबकि अगर किसी रेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर जोड़ दिया जाए, या इसका उल्टा, इरेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर जोड़ दिया जाए तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं? यस सर। मतलब अगर दो नंबर्स के बीच में प्लस हो रहा है और एक नंबर हमारा रेशनल और एक इरेशनल है, तो हमेशा आंसर जो है ऑलवेज इरेशनल आएगा। बताओ बेटा, ये तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए? यस सर। अगर एक इरेशनल नंबर में एक दूसरा इरेशनल नंबर जोड़ा जाए तो हम कह नहीं सकते, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, में लग गया इसमें। तो ध्यान रखें, ऐसे केस में हमें सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? जो कंसेप्ट हमारा एडिशन का है वही कंसेप्ट हमारा सब्ट्रैक्शन में काम आता है। अगर इसकी जगह प्लस की जगह माइनस साइन भी आएगा तब भी रूल्स यही रहेंगे। पहले तीन केस में हमेशा ऑलवेज वाली कंडीशन आएगी, जबकि फोर्थ वाले केस में हमारी जो कंडीशन आएगी वो मे वाली आएगी। मे वाली कंडीशन में जो आंसर लिखा रहता है वो रेशनल और इरेशनल दोनों लिखे रहते हैं, और बीच में क्या लग रहा होता है, और। ये और वाला कंसेप्ट मैंने प्रोबेबिलिटी में करा दिया था आपको। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ये रूल समझ में आ गए दोनों? यस सर। हाँ, कब हमारा ऑलवेज आएगा और कब हमारा मे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में मे नहीं लिखा होगा, ये ध्यान रखना कि तुम मे देखने लग जाओ। क्वेश्चन में तो इस तरह से लिखा होगा, रेशनल और इरेशनल। दूसरा कंसेप्ट देखो इसका, तो अगर सब्ट्रैक्शन भी आ गया तब भी हमें यही कंसेप्ट लगाना है। अब देखिए दूसरा रूल, अगर रेशनल नंबर का हम रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ऑलवेज रेशनल नंबर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जैसा हमारा प्लस के केस में हुआ वैसा ही माइनस के केस में हुआ, वैसा ही मल्टीप्लाई के केस में हुआ, और वैसा ही डिवाइड के केस में हो जाएगा। बस एक कंडीशन है, नीचे वाली वैल्यू जीरो ना आए, ये ध्यान रखना पड़ता है डिवाइड वाले केस में। दूसरा कंसेप्ट, यदि एक रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है, या इसका उल्टा हो जाए, पहला इरेशनल आ जाए और दूसरा रेशनल आ जाए,
तब भी हमारा ऑलवेज इरेशनल आएगा, हमेशा इरेशनल होगा, ये ऑलवेज इरेशनल होगा। लेकिन जैसे उसमें फोर्थ वाला केस हमारा खतरनाक हो रहा था, ऐसे ही इसमें भी फोर्थ वाला केस हमारा खतरनाक हो जाएगा, जब दोनों की जो दोनों क्या आएंगी, इरेशनल। अगर पहला नंबर भी इरेशनल है और दूसरा नंबर भी इरेशनल है, तो मे आएगा, हो सकता है रेशनल नंबर आ जाए और हो सकता है इरेशनल नंबर आए। तो एग्जाम में आपका भाग्य है कि आपको कौन सा वाला कंसेप्ट मिल जाए इनमें से। ये कंसेप्ट डायरेक्ट थ्योरी में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा, और ये कंसेप्ट ऐसा भी हो सकता है कुछ वैल्यूज दे रखी हो उसमें पूछ ले। तो ये ध्यान रखें आप, ये फोर्थ वाला जो कंसेप्ट है ये दोनों में खतरनाक है। तो जैसे इसमें मल्टीप्लाई के रूल काम कर रहे हैं, उसी तरह डिवाइड के रूल काम करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड में सेम कंसेप्ट लगता है, केवल डिवाइड में ये ध्यान रखना है, एक नोट लगा लो, नीचे जीरो ना आए, क्योंकि नीचे जीरो आने से इंफिनिटी बन जाता है। नीचे जीरो ना आए, बस ये ये 8 फॉर्मूलों से हमने 16 फॉर्मूले याद कर लिए भाई। इसमें माइनस लगा देंगे तो 4 और तैयार हो जाएंगे, इसमें डिवाइड लगा देंगे तो 4 और तैयार हो जाएंगे। तो कुल मिला के अगर तुम ये 8 फॉर्मूले याद रखते हो, और 8 में भी मुख्य रूप से आपको जो याद करना है वो फोर्थ वाला याद करना है, उसी से काम खराब या सही होगा आपका। तो देखो क्वेश्चन किस किस तरह से पूछ सकता है वो देखिए। पहले ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? यस सर। सर। यस सर। चलिए यस सर। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखो। इसे देखो, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर इस फर्स्ट क्वेश्चन को हमने ध्यान से देखा तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है हमसे 1/√3 कैसा नंबर होगा ये ढूंढना है। 1/√3। देखो बेटा, सबसे पहले 1 तो हो गया मेरा रेशनल नंबर और √3 हो गया इरेशनल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि इरेशनल क्यों है √3। अब याद करो इस कंसेप्ट को, मल्टीप्लाई और डिवाइड का एक जैसे काम चलता था कंसेप्ट। तो पहला नंबर तो रेशनल आ रहा है, ये वाला कंसेप्ट देखो, और दूसरा इरेशनल आ रहा है, और बीच में लग रहा होगा डिवाइड का साइन, क्योंकि मैंने कहा था डिवाइड में और मल्टीप्लाई में सेम कंसेप्ट काम करता है। तो हमेशा कैसा नंबर आएगा? ऑलवेज इरेशनल। तो इसका मतलब ये नंबर कैसा हो जाएगा हमारा? इरेशनल नंबर। तो ये हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। केवल 10 सेकंड लगनी है ऐसे क्वेश्चनों को। अब मोटा मोटा मैंने याद करने के लिए कंसेप्ट बना दिया, वो देख लो। ये मैंने 9 टाइप लिख दिए। देखो, जैसे √5 पूछे, सीधे कह दो इरेशनल है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। 2 + √5 पूछे, एक रेशनल में एक इरेशनल जोड़ रहा है, इरेशनल है ऑलवेज। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है रेशनल का इरेशनल से तो इरेशनल। अब देखो यहां पर ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल, और बीच में हो रहा है मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो केवल फोर्थ वाले केस ऐसे हैं जिसमें हमें सॉल्व करना पड़ता है, बाकी 3 केसों में हम डायरेक्ट कह सकते हैं क्या होगा। तो अब देखो फोर्थ वाले केस को मैंने सॉल्व किया, फोर्थ वाला केस यहां पे सॉल्व कर देता हूं मैं। √3 - √2 और √3 + √2 लिखा हुआ है।
देखो बेटा, ये दिख रहा है मुझे a माइनस बी और ये दिख रहा है मुझे a प्लस बी। अगर a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी का मल्टीप्लाई होता है तो आपने याद कर रखा है, फॉर्मूला होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर a की वैल्यू √3 स्क्वायर कर दिया, b की वैल्यू √2 स्क्वायर कर दिया, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया। अब 1 बताओ रेशनल है तुम्हारा कि इरेशनल है? नंबर सर रेशनल सर। रेशनल में आ जाएगा। तो ये देखो, ये रेशनल लिख दिया, लेकिन मैंने इसमें ये भी क्लियर लिख दिया है कि रेशनल आएगा, लेकिन इस केस में मतलब ऐसा भी हो सकता था कि इरेशनल का इरेशनल से मल्टीप्लाई करके इरेशनल आ जाता। देखो एग्जांपल एक इसका भी देख लो। मान लीजिए एक √3 दे दिया जाए और एक √2 दे दिया जाए, दोनों की दोनों इरेशनल है, और जबकि जब रिजल्ट आएगा √6 ये भी इरेशनल आ रहा है। तो देख लो, मतलब फोर्थ वाला केस है ये, दोनों इरेशनल आएंगे तो हमें सॉल्व करके ही देखना है। सॉल्व करके रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा होता कि भाई देखो, उसने कहा अगर रेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड कर दे क्या आएगा? ऑलवेज इरेशनल। अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दे तो आंसर क्या आएगा? वही मे वाला। तो इसमें देख 4 ऑप्शन कैसे लिखे होंगे। पहला ऑप्शन रेशनल, दूसरा ऑप्शन इरेशनल, तीसरा ऑप्शन रेशनल और इरेशनल, और थर्ड वाला ऑप्शन नन ऑफ दीज, सॉरी फोर्थ वाला ऑप्शन। तो हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। जब कभी भी नंबर नहीं देगा तो ये जो रेशनल और इरेशनल जो लिखा रहेगा वो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, और जब नंबर दे देगा तो फिर आंसर हमारा रेशनल और इरेशनल में से कुछ भी आ जाएगा, जो भी सॉल्व करने के बाद आए। और देखिए, इस तरह का क्वेश्चन 100% आएगा बेटा एग्जाम में। इधर देखो, ये मैंने स्टार लगा रखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये सीधे पूछ लेगा पाई रेशनल है कि इरेशनल है। तो याद रखना है आपको, पाई कैसी है? हमेशा इरेशनल। या उसने पूछा 22/7 रेशनल है कि इरेशनल है? ध्यान रखना, 22/7 को रेशनल बोलोगे। तो इस वाली बात को अच्छी तरह याद रखना। पाई जब पूछेगा तब तो हम रेशनल बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे, लेकिन यदि उसने 22/7 को पूछा तो हमें रेशनल लिख के आना है। ये नहीं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है तो ये भी इरेशनल हो जाएगी। तो ये वाली बात सब बच्चे नोट कर रहे हैं। 100% क्वेश्चन आएगा पाई वाला, ये ध्यान रख लेना। यस सर। 100% आएगा, एक नंबर पक्का है तुम्हारा। एक नंबर ऐसा नहीं हो सकता कि पाई वाला ना पूछे वो। तो ध्यान रखें, इसमें पाई जो है इरेशनल होता है, जबकि 22/7 रेशनल होता है। ये बात मेरी अच्छी तरह याद रख लो। 100% पूछेगा। देख मैं लिख देता हूं, "100% asked in 2021-22" ये 100% पूछा जाएगा। और पूछा भी क्या जाएगा? पाई इरेशनल है या रेशनल है? ठीक है, पाई तो इरेशनल है, जबकि अगर 22/7 पूछ ले वो हमारा रेशनल नंबर है। ये पाई की वैल्यू 22/7 लगभग वैल्यू होती है, ये एकदम एक्यूरेट नहीं होती, इसलिए ये अंतर आ रहा है। और ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। एक पूछेगा, इन तीसरा, इन तीनों में से कोई एक पक्का आएगा।
ये ए वाला पूछेगा या बी वाला पूछेगा या सी वाला पूछेगा, जीरो कैसा है, जीरो रेशनल में आएगा, ध्यान रखना हमेशा। लेकिन यदि किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया जाए तो वो हमारा नॉट डिफाइन हो जाता है। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में करा चुके हैं आपको। किसी भी नंबर को यदि जीरो से डिवाइड कर दें तो ये हमारा नॉट डिफाइन हो जाता है। तो ध्यान रखें इस शब्द का, नॉट डिफाइन भी यूज कर सकता है या इंफिनिटी यूज कर सकता है वो, या ऐसे 8 को लिटा दे तो ये भी इंफिनिटी का सिंबल है। तीनों में से कोई भी एक दे सकता है, तो ध्यान रखें इसे। इसीलिए हमने कंडीशन लगाई थी जब डिवाइड का केस होगा तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। बताओ बेटा ये वाला टाइप समझ में आ गया या नहीं आ गया? 100% एक क्वेश्चन मिलना है आपको। अब देखिए इसमें नया कंसेप्ट, देखिए बेटा, इर्रेशनल नंबर की मैंने कहा था 3 डेफिनेशन होती हैं। तो एक तो मैंने आपको उसके हिसाब से बता दिया कि यदि रूट निकाला जाए और वो परफेक्ट नंबर ना बने तो इर्रेशनल हो जाता है। ये पहचानने का तरीका है जल्दी से। और डेफिनेशन के हिसाब से कोई नंबर यदि उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखा जाए, दशमलव प्रसार लिखा जाए, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आए, ना तो रिपीट हो और ना समाप्त हो। टर्मिनेटिंग का मतलब एंड आना, हिंदी में इसको बोलते हैं समाप्त। ठीक है, रिपीटिंग का मतलब बार बार आना। किसी बच्चे को इसमें परेशानी है बार बार आने का क्या मतलब है यहां पे? चलिए देखिए, जैसे ये लिखा है हमने 2.333333, ये बार बार आ रहा है इसलिए इसको बोलेंगे रिपीट हो रहा है बाई 3। ये 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, कितने भी डिजिट रिपीट हो सकते हैं। ऐसे आ जाए 565 565 565 सो ऑन। इसका मतलब यहां पे 565 को रिपीट कर रहा है बार बार। तो रिपीट करने का मतलब समझ में आ गया। यहां पर कह रहा है कि नॉन रिपीट होना चाहिए। नॉन रिपीट मतलब ऐसा ना हो कि सेम डिजिट बार बार आ जाए। और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने किसी को डिवाइड किया, मैंने डिवाइड किया 2 को 5 से डिवाइड किया। जब 2 को 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.4। अब ये खत्म हो गया, इसके आगे चलाना ही नहीं है। देखो 5 से जब मैंने 2 को डिवाइड किया, ये डिवाइड नहीं हुआ, डेसिमल लगा दिया, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया, ये 4 बार चला गया, पूरा कट गया। अगर ये पूरा कट गया तो हम इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जबकि यहां पर क्या कह रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब एंड भी नहीं आए और साथ में बार बार भी नहीं आए। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं वो देखो, याद करने पहले तो। जैसे ये नंबर है 1.732 और फिर आगे डेड डेड डैश लगा रहा है। डेड डेड डैश लगाने का मतलब ये समाप्त तो हो नहीं रहा, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है ये तो पता पड़ गया। क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो ध्यान रखें इस बात का, अगर उसके आगे डैश 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 लग रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इतना तो पक्का हो गया। इस वाले को देखा, इसमें भी डैश लग रहा है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। इसके आगे भी डैश लग रहा है तो इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। ये तीनों की तीनों नॉन टर्मिनेटिंग तो आ गए। अब देखते हैं कि क्या ये नॉन रिपीटिंग भी आ रहे हैं। तो ध्यान रखें, ये जो रिपीटिंग शब्द है इसको रिकरिंग भी बोल सकता है, RECURRING। तो रिकरिंग भी आ जाए तो भी रिपीटिंग मतलब होता है उसका। अब देखा इसमें क्या 732
बार बार आ रहा है, आप कहोगे नहीं आ रहा बार, तो बार बार नहीं आ रहा तो हम कहेंगे नॉन रिपीटिंग है ये। देखो रिपीटिंग का एग्जांपल मैंने ऊपर बताए थे ये दो। अब इसमें देखा क्या यहां पर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, आप कहोगे नहीं, नो सर, नॉन रिपीटिंग। इसमें देखा, देखो इसमें कहोगे आप 13 रिपीट हो रहा है बार बार, लेकिन बेटा ध्यान से देखो यहां पर 13 आया, यहां 013 आ गया, यहां 0013 आ गया, यहां 0013 आ गया, तो इसका मतलब 13 रिपीट नहीं हुआ, ये 13 रिपीट नहीं माना जाएगा। 13 रिपीट तो जब माना जाता जब 2.13131313 इस तरह से लिखा होता। जब यहां पर एक बार 013 फिर 0013 फिर 0013, तो इसका मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा, तो नॉन रिपीटिंग माना जाता है ये नंबर भी। तो ध्यान रखना इस वाली बात का भी। तो अगर क्वेश्चन के अंदर ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको, तो आप बता सकते हो कि ये नंबर इरेशनल होगा या रेशनल, अच्छी तरह बता सकते हो। यस सर। तो देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने करे। यस सर। देखिए जैसे ये एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, कभी कभी बार वाला क्वेश्चन आ जाता है, नहीं सॉरी ये तो उसका है, एक मिनट, ये देखो ये क्वेश्चन, ये वाला, चलिए ये क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर जब हमने ध्यान से देखा, पहले 10 आ रहा है, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, फिर और बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा, तो हमें पता पड़ा कि ये नॉन रिपीटिंग है। इतना तो पता पड़ गया कि नॉन रिपीटिंग है। अब मैंने कहा था अगर हम इस डेड डैश को देख लें, अगर डेड डैश लग रहा है तो हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है। जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है उसमें कभी भी डैश नहीं लगता। बेटा ये माइक किसने ऑन कर दिया? अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है तो इसका मतलब ये पक्का कैसा नंबर है? इरेशनल। तो इरेशनल नंबर पहचान लोगे क्वेश्चन अगर बाई चांस डायरेक्ट आ जाए तो? यस सर। इसके बाद देखिए यस रेशनल सर। नंबर। रेशनल नंबर को देखो, रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं हमारे, एक नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब समाप्त तो नहीं होगा लेकिन रिपीट आएगा। देखो जरा, जैसे मान लो मैंने 1/3 को डिवाइड किया तो ये 0.666666 डैश डैश। देखो समाप्त तो नहीं हो रहा, ये समाप्त नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और रिपीट हो रहा है 6 बार 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 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा इरेशनल नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? ये रेशनल। अब देखिए ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए पर रिपीट ना हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल दिया था, अभी इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, जैसे अब कर देते हैं हम 1/625। अगर 625 के फैक्टर किए मैंने तो ये बन गया 5 की पावर 4। अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो हमें 2 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन निकालने का तरीका था। तो ये तो बन गया 1 2 3 4, और ये 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 60। अगर इसके जीरोस को हटाएंगे तो 1 2 3 4 डेसिमल लगेगा हमारा 4 डिजिट बाद, 1 2 3 4, यहां डेसिमल लगा देंगे, ये वाला जीरो कि डेसिमल दिखे इसलिए लगा देते। तो ये हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया? टर्मिनेट हो गया लेकिन रिपीट नहीं किया। देखो 16 आ रहा है इसमें, रिपीट नहीं किया, तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा कैसा हो गया? रेशनल नंबर। तो जिस नंबर को भी यदि P/Q के फॉर्म में लिख देते हैं, और P और Q क्या होने चाहिए हमारे? इंटीजर हो, ये रूट वूट वाले नंबर नहीं होने चाहिए।
और Q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, तो हम वो सारे नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो अगर कभी नंबर इस फॉर्म में लिखा है 3/5, 22/7, 1/2, ये सभी नंबर हमारे रेशनल हो जाएंगे। इन्हें तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिखे हुए, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं आ रही, बाकी दोनों नंबर P और Q इंटीजर है हमारे, तो इसलिए ये नंबर हमारे रेशनल हो जाते हैं डायरेक्ट। समस्या आती है इस तरह के नंबरों में। देखो बेटा, जब कभी भी किसी नंबर के ऊपर बार लग जाए, इसे बोलते हैं बार। बार का मतलब होता है बारंबार, बार बार आएगा। देखो जरा, अगर मैं इसको उतारूं 3.678 बार, तो इसका मतलब जो होता है वो होता है 378, 378, सॉरी 678, 678, 678, ये बार बार आएगा। देख, नाम क्या था इसका? बार। अगर हिंदी में लिखेंगे तो ये बार, और हमने एक बार अपनी तरफ से लगा दिया, तो इसका मतलब बारंबार, बार बार यदि आए तो वो सारे नंबर्स हमारे रेशनल हो जाते हैं। तो ये नंबर बन गया हमारा रेशनल, क्योंकि इरेशनल नंबर में हमें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग चाहिए था, या रिपीटिंग तो आ गया, तो इसलिए ये नंबर हमारा रेशनल हो जाए। अब जरा इसे देखो, इस वाले क्वेश्चन में भी बार आ रहा है, तो याद कर लो, जिस क्वेश्चन में भी बार आ जाए वो नंबर तो रेशनल है, वो तो किसी शर्त पे रेशनल नहीं हो सकता। देखो जरा, इस नंबर में रिपीट हो रहा है, अगर रिपीट हो रहा है तो रेशनल। इस नंबर में भी देखो रिपीट हो रहा है, 763, 763, 763, 763 और डैश 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 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी रेशनल हो गया। इसमें देखो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन एंड आ गया, तो जिस नंबर का एंड आ जाए वो तो हमेशा रेशनल हो गया, लेकिन जिसका एंड नहीं आए उसमें देखना पड़ता है कि रिपीट है या नहीं। तो ध्यान रखो इस बात का। अब इसका अगर कंक्लूजन निकालें हम, अगर एंड आए हमेशा, ऑलवेज रेशनल, एंड आ जाए। अगर एंड नहीं आए, एंड नहीं आए तो दो केस हो सकते हैं, फिर देखना पड़ेगा एंड नहीं आ रहा कि रिपीट कर रहा है या नहीं रिपीट कर रहा। अगर नॉन रिपीट हो गया तो इरेशनल कहलाएगा, और अगर रिपीट कर रहा है तो रेशनल। तो ये देखने का एक तरीका है, एक तरीका तो ये हो गया। तो ध्यान रखें इसका, एंड नहीं आए इसका मतलब है उस नंबर के लास्ट में ऐसे लिखा होगा 35 डैश 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 डैश, एंड नहीं आ रहा, और जो जिसका एंड आ रहा होगा उसमें ये डैश 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 नहीं लगे आएंगे। तो ये डैश 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 के आधार पर ही अगर हम देख सकते हैं कि वो नंबर हमारा रेशनल होगा या इरेशनल होगा। और दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया, यदि किसी नंबर के ऊपर बार आ रहा है तो 100% रेशनल, ऑलवेज रेशनल होगा। तो बार वाले नंबर को तो देखते ही आंख बंद करके बता देना कि वो रेशनल है। अगर एंड आ रहा है, डेड डेड डैश नहीं आ रही लास्ट में, तो भी कह देना रेशनल है। लेकिन अगर डेड डेड डैश आ रही है, तब यहां पर हमारे दो कंफ्यूजन, दो कंसेप्ट क्रिएट होंगे, फिर हमें देखना पड़ेगा रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इतनी बात समझ में आ गई? देखिए आगे देखिए, ये नंबर है, इस नंबर में लास्ट में डेड डेड डैश नहीं आ रही, देखो पूरा खत्म हो रहा है, डेड डेड डैश नहीं आ रही,
तो आंख बंद करके कह दो कि ये रेशनल है। अगर डैश 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 आती फिर चेक करते कि रिपीटिंग है कि नहीं रिपीटिंग है। अब देखो इस वाले नंबर को फिर दोबारा से देखते हैं, इसमें डैश 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 आ रही है तो ये चेक करना पड़ेगा कि रिपीटिंग है कि नहीं रिपीटिंग है। तो देखो पहले हमारा 10 आ रहा है, फिर आ रहा है 100, फिर 1000, तो इसका मतलब रिपीट नहीं कर रहा। जब रिपीट नहीं कर रहा तो इरेशनल हो गया। तो ध्यान रखो कब चेक करना है कब नहीं करना। उम्मीद करता हूं ये वाला कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि किसी बच्चे को परेशानी है तो माइक ऑन करके पूछ लो बेटा जल्दी से, फिर मैं इस कंसेप्ट को बंद करके दूसरा कंसेप्ट शुरू कर रहा हूं। इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं डाल ही दूंगा। रिकॉर्डिंग में ध्यान से देख लेना कि इस तरह का कंसेप्ट आपके एग्जाम में आया या नहीं आया। 100% मैं बता रहा हूं आपको इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे इस वाले सेक्शन में से। सौ % बता रहा हूं तुम्हें। अब देखिए सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में से भी आपको 100% कंसेप्ट मिलेगा। देखो क्या कहता है, इसमें एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या था हमारा 1.2 में था। 1.2 में एक फॉर्मूला दे रखा था, अगर एलसीएम का एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर हो सकता है। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला दे देगा और किसी में कह देगा कि बराबर है, किसी में कह देगा एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। तो ऐसे करके इस फॉर्मूले से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। दूसरा क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे आ सकता है वो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए 2 नंबर दे रखे हैं हमें। एक नंबर तो दिया है हमें, पहला नंबर 306। दूसरा नंबर दिया है हमारा 657। इसका एचसीएफ दे रखा है, देखो ध्यान से, ये एचसीएफ दे रखा है और एचसीएफ भी कितना दे रखा है 9। दोनों नंबर का एचसीएफ जो है वो 9 है। तो निकालना क्या है, देखो जरा, एलसीएम निकालना है। अब इस फॉर्मूले के अंदर 4 चीजें थी, एक एलसीएम, एक एचसीएफ और एक 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब वो 2 नंबर होंगे, एक अगर नंबर ए मान लिया तो दूसरा बी। तो 4 में से 3 चीज हमें दे रखी है, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। देखो फॉर्मूला था एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अगर पहले नंबर को ए और दूसरे को बी मान रहे हैं तो एचसीएफ हमें 9, एलसीएम हमें निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, फर्स्ट नंबर हमारा 306 और सेकंड नंबर हमारा 657। अब देखो आपको अच्छी तरह पता है 9 का एलसीएम के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहां जाएगा तो 9 से हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि मैंने बता रखा है अगर कभी भी साइड चेंज करनी है एलएचएस से आरएचएस में या आरएचएस से एलएचएस में, तो हमेशा यदि प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाता है, माइनस हो रहा है प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला रूल आपको अच्छी तरह आता है। तो ये 306 यहीं पे लिखा है, 657 यहां लिखा है, ये 9 का हो रहा था मल्टीप्लाई, तो ये नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 9 से हमने इस पूरे को काट दिया। अगर 9 की टेबल नहीं आती है तो 3 से काट लेना और आती है तो डायरेक्ट काट लेना।
9 से काटा इसे, 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। अब केवल आंसर जो है हमारा 306 का 73 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। इतना काम करना है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, लेकिन क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है इसलिए मैंने बनाई नहीं। ठीक है, देखिए अब इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब आपके यहां जब क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है केवल एचसीएफ निकलवाए या केवल एलसीएम निकलवाए। तो पहले कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट का ही खेल है सारा। देखो कंसेप्ट क्या कहता है। अगर आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो आपको लेनी है छोटी वाली पावर, छोटी पावर्स लेनी है। और यदि आपको एलसीएम निकालना है तो आपको लेनी है बड़ी पावर। बताओ भाई, इस कंसेप्ट में किसी को कोई परेशानी? देखो कैसे, एग्जांपल देखो। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें P दे रखा है A की पावर 5, B की पावर 2, C की पावर 7, जबकि Q दे रखा है A की पावर 1, B नहीं दे रखा है। इसमें जो भी नहीं दे रखा हो उसकी जगह 0 लिख दिया करो, और C की पावर 8 दे रखा है। हमेशा ध्यान रखो, जो भी टर्म नहीं दे रखा, चाहे वो पहले में दूसरे में, उस टर्म की जगह 0 लिख दो पावर। क्योंकि हमें पता है यदि किसी रियल नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। तो B की पावर 0 का मतलब भी 1 ही होगा। तो क्वेश्चन में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अब देखो, जब हमें इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ में हमें बताया गया पावर लेनी है छोटी, पावर छोटी वाली। तो देखो बेटा, ए की पावर यहां पे आ रही है 5 और यहां पर ए की पावर 1। तो बताओ छोटी पावर ए की पावर 1 बन जाएगी कि नहीं बनेगी? यहां बी की पावर आ रही है 2, यहां बी की पावर आ रही है 0। तो जो छोटी पावर मानी जाएगी वो बी की पावर 0 मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? यहां पे देखो, यहां पर सी की पावर आ रही है 7 और जबकि यहां पर सी की पावर आ रही है 8, तो छोटी पावर मानी जाएगी सी की पावर 7। तो अगर हम यहां देखें, क्योंकि b की पावर 0 हमारा 1 था, तो यहां ये बन गया a की पावर 1 1, c की पावर 7। a की पावर 1 का मतलब a भी लिख सकते हैं, अगर किसी की पावर 1 है तो उसका मतलब वही, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। हो सकता है आंसर इस फॉर्म में लिख दिया हो उसने। तो ध्यान रखें, इसका बहुत आसान कंसेप्ट है। अगर इसी में एलसीएम निकालना है तो लेनी होती है बड़ी पावर। अब देखो जरा, क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख देता हूं क्योंकि उसमें गिचपिच हो गई है। देखो P को मैं दोबारा से लिख दूंगा, और अगर एक क्वेश्चन में आपसे भी 2 बार पूछे एलसीएम भी और एचसीएफ तो आप भी दोबारा लिखना। ये P लिख दिया मैंने और ये लिख दिया अगेन Q। अब देखिए जरा, अब लेनी है हमें बड़ी पावर। यहां देखो ध्यान से, यहां आ रही है 5 ए की पावर, यहां ए की पावर 1, तो बड़ी पावर मानी जाएगी 5। इधर देखो, यहां बी की पावर आ रही है 2, यहां बी की पावर 0, तो बड़ी पावर मानी जाएगी बी की पावर 2। यहां देखिए, यहां सी की पावर आ रही है 7, यहां सी की पावर 8, तो बड़ी पावर मानी जाएगी सी की पावर 8। इसको अच्छी तरह लिखना चाहें तो ए की पावर 5, बी की पावर 2, सी की पावर 8।
आंसर देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। हो सकता है इस फॉर्म में दे रखा हो या इस फॉर्म में दे रखा हो आंसर। बस आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है, एचसीएफ में छोटी पावर, नाम तो होता है इसका, ध्यान रखना, नाम तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम है इसका, लेकिन काम छोटे, तो पावर कौन सी लेनी है हमें, छोटी। इसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो नाम तो छोटा है इसका, लेकिन हमें पावर कौन सी लेनी है, बड़ी। तो ये ध्यान रखना है कि नाम के आधार पर नहीं जाना, हमें नाम से अपोजिट काम करना है। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट, जबकि पावर लेनी है छोटी। एलसीएम का मतलब है लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है लोएस्ट, लोएस्ट का मतलब छोटा, जबकि पावर लेनी है बड़ी। तो इतनी बात याद रखोगे बेटा, अगर इतनी बात याद रख ली तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। केवल आपको एचसीएफ में छोटी पावर, एलसीएम में बड़ी पावर, यही कंसेप्ट देखना है। हेलो सर, बोल बेटा क्या कह रहा है। ये सर आपने जो एलसीएम का निकाला है, हाँ बेटा माइक ऑफ करो, ये बच्चे ने माइक ऑन कर दिया। हाँ बेटा अब तू पूछ, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सर जो एलसीएम का बड़ी पावर है, आपने हाँ। ए पावर 5, बी पावर 2, सी पावर 8 लिखा है। हाँ। सर मल्टीप्लाई करना है ना, तीनों को जोड़ बेटा दे। ये मल्टीप्लाई नहीं होते, अगर सेम टर्म आ रहा होता है तो हमारे मल्टीप्लाई हो जाते, ऐसे कभी मल्टीप्लाई नहीं होते। ए की पावर 5 का मतलब है, ये मान ले आम की पावर 5, और बी की पावर 2 का मतलब है केले की पावर 2, तो आम और केले मिक्सिंग हो सकते हैं? नो सर। ये दोनों अलग अलग है भाई। ओके सर, ओके। आंसर में इसी फॉर्म में लिखा होगा बेटा। हाँ अगर ओके केवल ओके ये एक्स आ जाता, चलो बेटा इसने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं इस वाली बात को। अगर इसमें एक्स आ जाता, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 8, क्योंकि ये देखो ध्यान से, यहां पर भी एक्स आ रहा है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, जबकि यहां पर तो ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। ओके सर, ओके। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना इस वाली बात की, गलती नहीं करनी है। चलिए और देखिए, अब नंबर में देखो क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर में भी बन सकता है। देखो जैसे ये नंबर आ गया 96, और दूसरा नंबर आया हमारा 404, हमें इसके एलसीएम एचसीएफ दोनों ही निकालने। एग्जाम में जब पूछेगा तो कोई एक पूछेगा, क्योंकि मुझे फिर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं, इसलिए दोनों को मैंने एक साथ पूछ लिया। तो देखो 96 के हमने क्या किया, फैक्टर कर लिए। अब हमें फैक्टर दे नहीं रखे, कभी कभी एग्जाम में फैक्टर भी दे रखा होगा, तो 2 से किया, ये गया 48, ये 2 से गया 24, 2 से गया 12, 2 से गया 6, 2 से गया 3, 3 से गया 1। तो अब काउंट किया 1 2 3 4 5, तो इसमें 2 की पावर 5 आ रहा है और साथ में 3 आ रहा है, ये फैक्टर हमने लिख दिए। अब देखो यहां पे 3 लिखा है, तो इसका मतलब 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो पावर्स को देख के काम करना है। अब देखो 404 की वे फैक्टर कर लिए, 404 के फैक्टर देखिए, फैक्टर करना बहुत आसान है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखो, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड करते रहो, जब 2 से डिवाइड नहीं हो तो 3 से कर लो, जब 3 से भी नहीं हो तो ध्यान रखो 4 से नहीं करना होता, हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। जब मैंने चैप्टर नंबर 15 कराया था तो मैंने बताया था प्राइम नंबर जो है कौन कौन से होते हैं हमारे, 2 है सबसे छोटा प्राइम, 3, 5, 7, 11, केवल इन प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है हमें, कभी भी 4 से डिवाइड नहीं करना, 6 से डिवाइड नहीं करना, 8 से डिवाइड नहीं करना, 9 से नहीं करना,
बेकार में, उससे तो टाइम बढ़ेगा तुम्हारा। चलिए 2 से किया, ये हो गया 202। अगेन 2 से किया 101। अब देखा 101 किसी से डिवाइड हो रहा है क्या? 101 किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, किसी की टेबल में आता ही नहीं है। तो ये 2 की पावर 2 इंटू 101 की पावर 1। अब निकाला इसका। एचसीएफ का नाम तो होता है हाईएस्ट, लेकिन पावर लेंगे छोटी। अब देखो जरा, पहले मैंने कहा था इनको मिला लेना। देखो इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, लेकिन नीचे वाले में 3 नहीं आ रहा। जो टर्म नहीं आ रहा होता उसकी पावर 0 लगा दो। देखो इसमें 101 आ रहा है, ऊपर वाले में 101 नहीं आ रहा, तो इसकी पावर 0 लगा दो। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम कर लो, जिससे कि कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं। अब देखिए एचसीएफ का नाम क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन काम क्या करेगा? छोटा वाला। तो पावर जो लेंगे वो छोटी लेंगे। तो 2 की पावर, अब ध्यान से देखो इसमें, ये 5 छोटा है कि 2 छोटा है? बोलो जल्दी से। चलिए इसके बाद 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0, तो छोटी पावर कौन सी मानी जाएगी? चलिए यहां देखा 101 की पावर 0 और ये 101 की पावर 1, तो छोटी पावर कौन सी मानी जाएगी? अब मैंने कहा था आपको किसी भी रियल नंबर की पावर 0 आ जाए तो उसका मतलब 1 होता है। तो इसका मतलब ये 3 की पावर 0 1 बन गया, 101 की पावर 0 भी 1 हमारा 1 बन गया। तो ये बन गया 2 की पावर 2 4 इंटू 1 इंटू 1, और 1 का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 4 1 जा 4। तो एचसीएफ निकल के आ गया हमारा 4। अब नेक्स्ट हमें एलसीएम निकालना। सर सर ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया मुझे। बेटा एचसीएफ में छोटी पावर लेनी है और एलसीएम में बड़ी पावर लेनी है। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया मुझे ये बता। सर ऊपर वाले में 101 कैसे आया? 101 कैसे आया? जब इस 202 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 101 आया या नहीं आया? यस सर। डिवाइड देख ले, 202 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 1 जा 2, 0 उतारा, नहीं डिवाइड हुआ तो 0 उतारना पड़ेगा, फिर ये 1 और ये 2, ये ऐसे आया 101। और ये जो 0 लिखा है ये लिखते हैं हम बराबर करने के लिए। अभी देख 2-4 एग्जांपल मैं बता रहा हूं, उससे समझ में आ जाएगा। अभी देख मैं 2-4 एग्जांपल और बना देता हूं। देखो बेटा, मान लो कोई नंबर दे रखा है, उस नंबर के फैक्टर पहले से ही दे रखे, 2 की पावर 5 7 की पावर 2। बी के फैक्टर दे दिए 2 की पावर 3 5 की पावर 1। सी के फैक्टर दे दिए 3 की पावर 5 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3। ऐसे मान लो कोई नंबर दे रखा है, इसके फैक्टर हमने या तो कर लिए या उसने दे दिए। अब इसमें मान लो मुझे एचसीएफ निकालना, 3 वाला हो 2 वाला हो, करने का तरीका सेम है, ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज हो जाएगा। एचसीएफ का नाम क्या था? हाईएस्ट, जबकि पावर कौन सी लेंगे? छोटी, लेकिन पहले पावर्स को सेम करेंगे। अब देख मोहम्मद नाइक, यहां पर 2 आ रहा है, एक मिनट ये देखो येलो से करता हूं, ये देखो यहां 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, तो 2 की पावर 0 लगाने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। यहां देखा 7 आ रहा है, लेकिन यहां 7 नहीं आ रहा, तो इसलिए मुझे 7 की पावर 0 करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में नीचे वाले में 101 की पावर 1 आ रहा था,
लेकिन ऊपर 101 नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसकी पावर 0 लगा दी, जैसे मैंने यहां 7 की पावर 0 लगाई है। अब देखा मैंने यहां 5 भी आ रहा है, लेकिन ऊपर वाले में 5 नहीं आ रहा, तो ऊपर वाले में मुझे 5 की पावर 0 लगानी पड़ेगी। अब नीचे वाले में देखा, नीचे वाले में 5 आ रहा है, तो इसका मतलब तीनों 5 हो गए तीनों में। अब देखो जरा, यहां अभी 3 रह गया, इस 3 को देखा, यहां 3 आ रहा है, लेकिन सेकंड वाले में 3 नहीं आ रहा, तो इसलिए इसमें 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर वाले में भी 3 नहीं आ रहा, तो 3 की पावर 0 से करना पड़ेगा। अभी देखा, इसमें जो है 7 नहीं आ रहा सी वाले में, तो इसलिए 7 की पावर 0 करना पड़ेगा। तो अब देखो, इसमें भी 4 टर्म आ रहे हैं, इसमें भी 4 आ रहे हैं, इसमें भी 4 आ रहे हैं। इसे बढ़िया तरह लिखना चाहो तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 2, मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए जिससे हमें डायरेक्ट दिख जाए। इसे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 5 की पावर 1, 7 की पावर 0। इसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, 2 की पावर 1, 3 की पावर 5, 5 की पावर 3, 7 की पावर 0। इससे क्या है, गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अगर हम इसी में से ढूंढेंगे, हो सकता है हमसे छूट जाए। अब जरा सी देर में एचसीएफ और एलसीएम निकल जाएगा। एचसीएफ का मतलब होता था, नाम तो था इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन निकालते पावर कौन सी देखते थे, छोटी वाली। अब देखो जरा, 1 वाली है यहां जो पर 1 है 5 आ रही है पावर, यहां 3 आ रही है, यहां 1 आ रही सर, है, 1 तो वाली। छोटी पावर मानी जाएगी 1। इधर आ जाओ, यहां पर हमने देखा पावर 0, 0, 5, तो छोटी पावर मानी जाएगी 0। इधर देखा, 5 में 0, 1, 3, तो छोटी पावर मानी जाएगी 0। इधर देखा, पावर 2 7 की, 0, 0, तो जो छोटी पावर आएगी वो 0। मेरे को पता है किसी भी रियल नंबर की पावर 0 आती है उसका मतलब 1 होता है, इसी के आधार पर तो ऊपर लिखा था हमने। अब ये देखो, ये 2 की पावर 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ हमारा 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम एलसीएम निकालते हैं इस क्वेश्चन का, एलसीएम का नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम तो लीस्ट है, लीस्ट का मतलब छोटा, लेकिन पावर कौन सी लेनी है, बड़ी। उल्टा करते हैं हम, तो यहां पे देखो बड़ी पावर, थोड़ा सा नीचे करता हूं, ऊपर का दिख नहीं रहा, ये देखिए अब पूरा दिख रहा होगा। देखो बेटा, 5, 3, 1, तो हाईएस्ट पावर 5। यहां पर 0, 0, 5, तो हाईएस्ट पावर 5। 5 की देखिए, 0, 1, 3, तो हाईएस्ट पावर 3। यहां पे देखा 2, 0, 0, 7 की पावर देखिए, तो हाईएस्ट पावर 2। तो एलसीएम, क्योंकि ये बहुत बड़ा मल्टीप्लाई है, तो इसी फॉर्म में आंसर दे रखा होगा। एलसीएम निकल चुका है, एचसीएफ निकल चुका है। ये देख लेना कि पहले एचसीएफ पूछा था कि एलसीएम पहले पूछा था। जो भी पहले पूछा है उसका आंसर पहले लिखा होगा, और जो बाद में पूछा है उसका आंसर बाद में। ये हमेशा सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि रेस्पेक्टिवली लग रहा है क्वेश्चन में, तो ये ध्यान रखें। तो बेटा अच्छी तरह एलसीएम एचसीएफ निकालना आ गया या नहीं आ गया, चाहे वो यस सर आ गया। कांस्टेंट वाले केस में आ जाए यस सर आ गया। या वो नंबर के केस में आ जाए, हर हालत में क्वेश्चन सही करके आना है आपको। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाओ। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे रखा है। जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद जब दोबारा से रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। इसी के साथ हमारा दूसरा सेक्शन खत्म हो गया। इसके अंदर इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं
और इस सेक्शन से 100% 1 मार्क्स आएगा आपका, 1 मार्क्स पक्का आएगा। हेलो सर। 2 नंबर आपके फर्स्ट सेक्शन से तैयार हो गए और तीसरा नंबर आपका ये सेक्शन नंबर 2 से तैयार हो गए। बोल बेटा आप क्या कह रहा है, बोलो बेटा। सर जी क्वेश्चन को दिखा दो, क्वेश्चन दिखा क्वेश्चन दो। बेटा मैंने कहा जब रिकॉर्डिंग देखेगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, ठीक है। अभी दिखाने से कोई फायदा नहीं है बेटा, टाइम की थोड़ी सी कमी है इसलिए। चलिए अब देखते हैं हम सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 से भी एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, एक क्वेश्चन 100% आएगा। ये देखो लिख देता हूं मैं 100%, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आपके पास अवेलेबल रहेगी। आप देख लेना सर ने जो कहा था वो सही कहा था या गलत। जब पेपर आ जाएगा उसके बाद आराम से रिकॉर्डिंग देख लेना। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बनेगा वो बनाए यूक्लिड डिवीजन लेमा से। देखो वो क्या कहती है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है थ्योरम से। देखो थ्योरम क्या कहती है, क्वेश्चन बनाया मैंने, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये देखिए, एक मिनट, दिख रहा होगा क्वेश्चन। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की थ्योरम है, ये सॉरी ये लेमा ही है, बस उससे डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब किसी नंबर को मान लो 8 से डिवाइड किया गया, कितने से डिवाइड किया, 8 से, तो रिमाइंडर उसका 0 1 2 3 4 5 6 7 तक आ सकता है उसका, 0 भी आ सकता है और 7 तक आ जाएगा। मतलब रिमाइंडर हमेशा जो भी हमारा डिवाइजर होता है, भाजक जो होता है, उससे हमेशा कम आता है। तो ध्यान रखें, यदि किसी संख्या को मैंने 5 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आएगा मेरा वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, आएगा तो इनमें से कोई एक 4 तक आ सकता है। कभी भी किसी संख्या को 5 से डिवाइड करके 5 रिमाइंडर नहीं आ सकता भाई। अगर किसी संख्या को मैंने 2 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आ सकता है मेरा शेषफल, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ऐसा नहीं हो सकता 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, इनमें से कुछ नहीं आएगा भाई। इसी तरह यदि किसी संख्या को मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो आएगा वो 0 1 2, इन 3 में से कोई एक आएगा। तो अब देखिए ध्यान से, जब मैंने इसको b से डिवाइड किया, इस a को b से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर जो है हमेशा b से छोटा आएगा। देखो b से छोटा, यहां पे ये दिख रहा है रिमाइंडर b से छोटा आएगा, लेकिन मैंने कहा 0 भी आता है, लेकिन इसमें 0 नहीं लगा रखा। 0 में अगर इक्वल टू का साइन लग रहा होता ना तो इसका मतलब 0 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। यहां पर देखो ये कह रहा है b भी आ सकता है, इक्वल टू लगा दिया, तो ये भी गलत बात। यहां पे देखो b से छोटा आएगा, सही बात, और 0 भी आ सकता है, तो इसका मतलब c वाला आंसर एकदम सही है। यहां पे d वाले को देखो, d वाले में कह रहा है b भी आ सकता है, बराबर तो कभी आ ही नहीं सकता। तो ये रट लो, इसकी फॉर्म जो होती है, रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर हो सकता है, और जो हमारा डिवाइजर होगा, जैसे इस केस में डिवाइजर b है, उससे हमेशा छोटा होगा। तो जैसे मान ले इस क्वेश्चन में कहते, अगर इसमें कहते 8 हमारा डिवाइजर है, तो हम कहते 8 से तो छोटा आएगा भाई, और 0 के बराबर आ सकता है। इस केस में अगर हम कहते तो रिमाइंडर हमारा 5 से छोटा आएगा, लेकिन 0 के बराबर आ सकता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकता है और ऐसे भी लिख सकता है। अब ये देख लेना एग्जाम में कौन सी फॉर्म लिख दी उसने, सर दोनों का मतलब सेम है। इसको अच्छी तरह याद कर लो, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं
उतना उसके बराबर नहीं आ सकता कभी। तो यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा आर से के बाद। अगर जैसे 2 है तो जो हमारा केस बनेगा वो बनेगा रिमाइंडर हमेशा 2 से छोटा आएगा क्योंकि डिवाइजर 2 है, लेकिन 0 आ सकता है। तो ऐसे याद कर लो, अगर 3 है तो 3 से छोटा आएगा और 0 के बराबर हो सकता है। तो ये इस कंसेप्ट से ये क्लियर हो रहा है, ये ऊपर वाला कंसेप्ट। इसमें केवल हमें यही देखना है, कभी वो नंबर दे देगा हमें, कभी वो संख्या के फॉर्म में ही पूछ लेगा। देखो जरा एक दो आंसर क्वेश्चन इसके देखो बेटा। सर एक क्वेश्चन है सर। अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, 1 मिनट रुक जा, पहले इसको पूरा कंप्लीट कर दूं फिर पूछ लेना। लिख ले बेटा, भूल मत जाइयो, ठीक है। ये 7 है, यहां पर 7 से डिवाइड किया है तो 7 नहीं आ सकता, तो मतलब 7 से छोटा आएगा। ये लिखने का तरीका देख लो, 7 है ना, तो 7 से छोटा आएगा, 0 के बराबर हो सकता है। ये तो सब में कॉमन रहना है, तो इसे तो कभी गलत करना ही नहीं है। ये कंसेप्ट तो ध्यान रखो, बस ये वाला बी से छोटा रहना है। सर उम्मीद आवाज करता कट हूं रही है। बात समझ में आ गई होगी। अब बोल राकेश क्या पूछ रहा था? सर अगर डिवाइजर 0 हो तो? सर डिवाइजर 0 हो तो? बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई राकेश, ऐसी उम्मीद नहीं थी तेरे से। चलो कोई बात नहीं। ये बच्चा कह रहा है अगर डिवाइजर का क्या मतलब होता है बेटा? जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो, अगर किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या ये केस मैंने बताया नहीं है? जब ट्रिग्नोमेट्री कराई थी, किसी भी नंबर को यदि 0 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमेशा क्या आंसर आता है भाई? बोलो राकेश। 0 सर 0। सर लेकिन अबे पागल, सर कैसे एक आ क्वेश्चन जाएगा? है सर। अभी रुक जा बेटा, इस वाली बात सर को क्लियर इन्फिनिटी करते हैं। आएगा। इसे कहते हैं नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। अभी थोड़ी देर पहले बताइए ये वाली बात, बता 0 बता रहा है। अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें, 0 को 1 से डिवाइड करें, 0 को 2 से डिवाइड करें, 0 को 3 से डिवाइड करें, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ध्यान रखो इस बात का। अगर 0 को किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 0 आएगा भाई। लेकिन अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं किसी को तो ध्यान रखें नॉट डिफाइंड आएगा, जिसे इंफिनिटी बोल देते हैं। ध्यान रखें इसे। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में बहुत क्लियर तरीके से बताया था। अब बोल क्या क्वेश्चन था राकेश, दोबारा क्या कह रहा था सर अगर फिर रिमाइंडर पूछे तो क्या लिखेंगे? बेटा पूछेगा ही नहीं वो जो पेपर बना रहा है उसे 20 साल हो गए बेटा 10th क्लास पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। ओके सर। चलो ऐसी गलती नहीं करेगा बेटा वो। फिर तो ये मान के चल सब बच्चों को उसको, अगर सीबीएसई में कोई क्वेश्चन गलती से गलत हो जाता है, वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं, तो उस क्वेश्चन के सभी को नंबर मिलते हैं। तो टेंशन मत ले, नंबर उस कोई भी ऑप्शन लगा के आएगा उसमें सभी को नंबर मिलेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये सर आईटी के पेपर में एक क्वेश्चन गलत था। तुम्हारे सर कह रहे थे आईटी वाले? नो सर, वैसे ही उसमें कोई ऑप्शन नहीं थे। चलो कोई बात नहीं बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको नहीं आ रहा हो। वो टीचर का एक पैनल बैठता है जिसमें बहुत सारे टीचर बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन गलत था या नहीं था, ठीक है। सर मैंने गूगल पे भी सर्च मारा था तो वो आ नहीं रहा। कोई बात नहीं बेटा, गूगल एकदम एक्यूरेट नहीं कह सकते। गूगल क्या है, कोई वो थोड़ी। चलिए बेटा, सेक्शन नंबर 3 समझ में आ गया या नहीं आ गया? एक नंबर पक्का है बेटा सेक्शन नंबर 3 से। यस सर आ गया। केवल ये लिखना सीखना है तुम्हें, आर यहां पे जो भी डिवाइजर होगा वो लिखना है, और यहां तो हमेशा इक्वल टू का साइन लगाना है 0 के साथ। बस ये लिखना सीखना है, चाहे ये नंबर में आ जाए चाहे इस फॉर्म में डायरेक्ट आ जाए, 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब देखिए सेक्शन नंबर 4। आज बेटा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा क्लास में, इसलिए जिसको जाना हो बीच में से चले जाना, मेरे को डिस्टर्ब ना करें।
देखिए बेटा ये कंसेप्ट क्या कहता है, 100% एक क्वेश्चन, 100% दो भी आ सकते हैं इसके, एक क्वेश्चन तो पक्का है, एक या दो क्वेश्चन आएंगे, लिख के दे रहा हूं देख ले, और रिकॉर्डिंग रहेगी, आके बता देना मुझे कि नहीं आया। देखो बेटा अभी थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हुई थी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में, अब इसमें और गहराई से बात की है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, कोई भी नंबर दे दिया उसने 3 अपॉन मान लीजिए 15 दे दिया, ये हमारा नंबर दे दिया, इस नंबर को देखते ही मैं बता सकता हूं ये रेशनल है। डेफिनेशन याद करो मेरी, मैंने कहा था यदि किसी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखें, Q 0 ना हो और P और Q इंटीजर हो, तो ये 100% रेशनल है। लेकिन इस क्वेश्चन में रेशनल नहीं पूछेगा वो, इस क्वेश्चन में तो ये कहेगा कि भाई ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बस ये दो चीज पूछेगा वो। क्या क्या पूछेगा, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन ये दे दिया हमें और कह रहा है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। देखो बेटा देखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहला काम, नोट बना रहा हूं इसे, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दो, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। अगर लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने से मतलब लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं किया और डायरेक्ट आंसर बताने लग गए तो बेटा क्वेश्चन कई गलत हो जाएंगे तुम्हारे। तो इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया हमने, 3/15 है, मुझे लगा 3 से ये 1 बार और 3 से ये 5 बार, तो ये आ गया 1/5। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, ये तो हो गया मेरा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 से ही देखते ही आंसर आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 कहता क्या है, स्टेप 2 कहता है हमारा कि भाई जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, जो नंबर नीचे लिखा है, तो ऐसे सोच चलो तुम, जो नीचे लिखा है। तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे जिससे हमें ज्यादा टर्म याद नहीं करने पड़े। अगर डिनोमिनेटर का मतलब पता है तो अच्छी बात है, और हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं हर। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर, और अगर इंग्लिश में बात करें तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो ये जो नीचे वाला नंबर है ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए ओनली, इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं आ जाए इसमें। तो ध्यान रखो, नीचे 2 और 5 को छोड़कर अन्य कोई अन्य प्राइम नंबर आ रहा है, प्राइम अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर आ रहा है, तो 100% नॉन टर्मिनेटिंग। तो बाकी के सारे केसों में टर्मिनेटिंग। तो इस वाले नोट को ध्यान से देख लो बेटा, अगर ये नोट समझ में आ गया तो सारा खेल समझ में आ गया, अगर ये नोट नहीं समझ में आया तो सारा मामला खराब हो गया। मतलब क्या करना है, सबसे पहला काम तो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद नीचे, फिर दोबारा सुन, सबसे पहला काम क्या कह रहा है बेटा? सर ये डेफिनेशन आपने गलत नहीं लिखी ऐसे, अभी देख ले दोबारा, नीचे 2 और 5 को छोड़कर
अन्य प्राइम नंबर आ रहा है तो 100% नॉन टर्मिनेटिंग है। सही लिखिए बेटा, सही लिखिए। मैं थोड़ा अपोजिट बता रहा हूं उसका, देखो फिर दोबारा से पढ़ ले, कोई बात नहीं, मैं बड़ा करता हूं। देखो बेटा, ये कह रहा है नीचे जो नंबर होता है हमारा, उस नंबर में 2 और 5 को छोड़कर कह रहा है ये। नहीं सही कह रहा है, चेंज करते हैं इसे, थोड़ी सी भाषा कठिन हो रही है ये। नो सर, वो थोड़ी सी नहीं, चेंज कर देता हूं, हल्की सी चेंज करता हूं मैं, थोड़ा शब्द कठिन जा रहा है और इजी शब्द बन गए। देखो नीचे जो है 2 और 5 को छोड़कर अन्य प्राइम नंबर आ रहा है तो 100% नॉन टर्मिनेटिंग है। अब बेटा ये लैंग्वेज ज्यादा कठिन लग रही है तो लैंग्वेज चेंज करूं मैं। सर वो टर्मिनेटिंग होगा ना, जो अन्य प्राइम नंबर आ रहे हैं। अगर अन्य प्राइम नंबर आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समाप्त हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो समाप्त नहीं होगा। तो बेटा एक बात बता, जब 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर आ गया तो वो समाप्त कहां होगा? देख एग्जांपल से, देख एग्जांपल से समझते। देखो बेटा, जैसे 1/, हमने ले लिया 15, तो 1/15 में देख 2 और 5 को छोड़कर अन्य प्राइम नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा? तेरा 3 आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और देख मतलब एक ऐसा ले लेते हैं जिसमें 2 भी आ जाए और 3 भी आ जाए, 6 ले लेते हैं। चलो, इसमें 2 की पावर 1 आ रही है, 3 की पावर 1 आ रही है, 2 और 5 आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अन्य नंबर भी आ रहा है ना प्राइम, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग। देखो बेटा और एग्जांपल देखो, अगर केवल 2 और 5 आ जाते, देखो जैसे 1/2, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि केवल 2 आ रहा है। 2 और 5 को छोड़कर कोई अन्य तो नहीं आ रहा। ये होता 1/2 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो इसमें देखो कोई अन्य प्राइम नंबर नहीं आ रहा, तो ये भी मेरा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब समझ में आया राकेश? सर टर्मिनेटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग का मतलब समाप्त होना। सर संत। टर्मिनेटिंग का संत, हाँ बेटा शांत भी कह सकते हैं। शांत का मतलब कि वो समाप्त हो गया, जिसका एंड आ गया, जिसका भी एंड आ गया वो मतलब शांत हो गया, और जिसका एंड नहीं आया वो अशांत हो गया। अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। आई समझ में राकेश? अभी बहुत सारे एग्जांपल और करते हैं बेटा, कंफ्यूजन हो यस रहा है सर। थोड़ा सा, कोई बात नहीं, बहुत सारे एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं। देखो जरा इन एग्जांपलों को देखो। देखो इसके फैक्टर भी मैंने इसीलिए निकाल रखे हैं कि थोड़ा सा टाइम बच जाए मेरा। यहां पर मैंने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया पहले, और फैक्टर आ गए इसके 2 की पावर 3। केवल 2 आ रहा है, कोई अन्य प्राइम नंबर नहीं आ रहा 2 और 5 को छोड़ के, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को मैं टी लिख देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग को एन टी लिख देता हूं, तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा हमारा। देखो यहां पर केवल 5 की पावर 3 आ रहा है, कोई अन्य प्राइम नंबर नहीं आ रहा है 2 और 5 को छोड़ के, तो ये भी टर्मिनेटिंग। इधर देखो लोएस्ट टर्म में जब कन्वर्ट किया, यहां 3 से ये 21 कट सकता था, तो ये 7 ऊपर आ जाएगा, ये 2 की पावर 4, 5 की पावर 1, अन्य कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा 2 और 5 को छोड़ के, तो ये भी टर्मिनेटिंग। जबकि यहां पर देखने से, जब इधर देख रहा था मैं, तो इसमें 3 आ रहा था, लेकिन वो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट ही नहीं किया था। जब तक आप लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे तो गलत करने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। अब देखो जरा इसमें 2 की पावर 4 आ रहा है, 5 की पावर 1 आ रहा है,
कोई अन्य नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग। जरा इसे देखो, यहां 3 आ रहा है, ऊपर नहीं देखना, नीचे देखना है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। इसे देखो, 2 की पावर 2 भी आ रहा है, 5 की पावर 1 भी आ रहा है, लेकिन 3 आ गया, हमें 3 ने मतलब अदर प्राइम नंबर नहीं चाहिए 2 और के उससे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। इधर देखिए, यहां 2 की पावर 2 आ रहा है, 5 की पावर भी 7 आ रहा है, लेकिन 7 की पावर 3 आ गया, 7 अदर आ गया, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। इधर देखो, 2 की पावर 1 आ रहा है, ओके कोई बात नहीं चल जाता, लेकिन ये 7 ने काम खराब कर दिया हमारा, तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अशांत और टर्मिनेटिंग को बोलते हैं शांत। अब समझ में आ गया सभी को? यस सर। अभी भी कंफ्यूजन है? और क्वेश्चन बनाऊं? नो सर। बस ये ध्यान रखना है, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही बात करनी है। देखो बेटा, अब इसमें क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, क्योंकि लैंग्वेज में ही क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर। इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है, हमें ढूंढना है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को अगर इंग्लिश वो हिंदी में बात करेंगे तो वो शांत वाला ढूंढवा रहा है। चलिए, शांत के लिए 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म होनी चाहिए ओनली। ओनली बोल रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। और ध्यान रखो, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट जब तक नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। चलो पहले ए को चेक किया हमने, ए दे रखा है हमारा 227/625 के फैक्टर कर लिए, क्योंकि जब ही पता पड़ेगा किससे कटेगा ये। 5 से गया 1 2 5, 5 से गया 25, 5 से गया 5 और 5 की पावर 1, तो इसमें आ रहा है 5 की पावर 4। देखो बेटा, इसमें कोई अन्य प्राइम नंबर तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा 10th क्लास के अंदर केवल एक ही ऑप्शन दे रखा होगा, बाकी औरों को रिजेक्ट करने के लिए चेक कर सकते हैं हम, नॉर्मली जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है, नहीं तो मैं BCD को भी करके दिखा देता आपको। अब देखिए, इसे देखें, इसमें अब बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने चेक करने के लिए। देखो, पहले ध्यान रखना है लोएस्ट टर्म वाली बात। 5 से काटा 7 टाइम्स, 5 से काटा 10 टाइम्स। अब फैक्टर करने, 10 के फैक्टर किए, बहुत प्यार से कर लेंगे हम, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो इसका मतलब नीचे कोई अन्य प्राइम नंबर नहीं आ रहा 2 और 5 को छोड़ के, क्योंकि 2 और 5 तो प्राइम नंबर है ही है, तो लेकिन 2 और 5 को देखना नहीं है हमें, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग। इसको देखो, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया, 3 से काटा 2 टाइम्स, 3 से काटा 5 टाइम्स, नीचे केवल 5 आ रहा है, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग। केवल 2 आए तो टर्मिनेटिंग, केवल 5 आए तो टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों आए तो टर्मिनेटिंग, बाकी अन्य सभी केसों में नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो जरा इधर, ये 129 कटेगा तो है नहीं, तो लेकिन इसमें 7 आ रहा है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें देखिए 1600 के फैक्टर किए, बिना फैक्टर करे नहीं बता सकते हम। ये हो गया हमारा 2 से किया 800, 2 से किया 400, 2 से किया 200, 2 से किया 100, 2 से किया 50, अगेन 2 से किया 25, 5 से किया 5, 5 से किया 5, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, और ये 15 आ रहा है। मतलब अभी इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट और कर सकते हैं,
तो 5 की पावर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो गया 3/2 की पावर 6 5 की पावर 1। कोई अन्य प्राइम नंबर नहीं आ रहा 2 और 5 को छोड़ के, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग। इसको देखो 2 की पावर 3, तो इसका मतलब ये भी हमारा केवल ओनली 2 आ रहा है, तो इसलिए टर्मिनेटिंग। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। और भी है, अभी इसको देखा हमने 29 प्राइम नंबर है, 343 ये होता है 7 का क्यूब। एक बार चेक कर लो 343 इसको किया हमने 7 से, 7 4 जा 28, 7 9 जा 7 से किया 7 टाइम्स, 7 से किया तो 7 की पावर 3 आ रही है, 2 और 5 को छोड़ के अन्य नंबर आ रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। उम्मीद करता हूं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आप बता सकते हो एग्जाम में। उम्मीद कर लूं या नहीं करूं? दूसरे तरह का क्वेश्चन इसमें कैसे पूछ सकता है? अब ये तो पता कर लिया हमने कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। कभी कभी ये पूछ लेता है डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, ये कैसे निकालें? देखो बेटा, इसका तरीका भी ध्यान से देखना है। वन 14587 और ये दे रखा है 1250। तो सबसे पहले जब भी डेसिमल के बाद देखना है आपको, तो आपको क्या करना है, जो भी नीचे नंबर दे रखा है उसके हर हालत में फैक्टर कर ले। 2 से किया ये 6 2 5, 2 से किया, सॉरी होगा ही नहीं, 2 से नहीं डिवाइड होगा, लास्ट में 5 आ जाएगा तो डिवाइड नहीं होता 2 से, तो हमने इसको 5 से ही कर दिया। लास्ट में यदि 5 या 0 आ रहा है तो 5 से भी कर सकते हैं, तो 5 बन जा 5 और ये कट गया 125। फिर 5 से किया ये कट गया 25, ये 5 से किया ये कट एक बार। देखो बेटा 5 आ रहे हैं 1 2 3 4, 1 4 5 8 7, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 4। अब यहां से कंसेप्ट चालू होता है डेसिमल में चेंज करने का, मतलब डेसिमल में चेंज भी करना आ जाएगा इससे, और ये भी पता पड़ जाएगा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे। तो ये दोनों कंसेप्ट सिखा रहा है हमें, डेसिमल में चेंज करना भी कि नंबर क्या आएगा, और साथ में कितने डेसिमल के बाद आएगा। तो फैक्टर करना मैं ऊपर ही सिखा चुका हूं, तो फैक्टर करने में तो किसी को परेशानी नहीं होगी। ये सारा काम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद करना, ठीक है? सबसे पहले लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेना, फिर उसके बाद कर लेना। अगर इस केस में जिसमें नंबर ऑफ डेसिमल पूछे, डेसिमल प्लेस के बाद कितने डिजिट आएंगे, अगर इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट भी नहीं किया तब भी सही आंसर आ जाता है इसका कभी गलत नहीं होता आंसर। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा विशेष बात नहीं है, ऊपर वाले में गलती हो जाती है, तो ध्यान रखें इस बात का। देखिए मुझे ये बताओ 2 की पावर बड़ी है या 5 की पावर बड़ी है? आप सब लोग कहेंगे सर 5 की पावर बड़ी है। तो 5 की पावर बड़ी है तो हमें 2 की पावर को 5 की पावर के बराबर लाना है। 5 की पावर के बराबर कैसे लाएंगे? अगर यहां 1 है और यहां 3 है, सॉरी यहां 4 है, यहां 1 था और यहां 4 है, कितने की कमी है? आप कहोगे 3 की कमी है। मतलब 2 की पावर 3 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यदि मैथ में कोई चीज न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दी और वही सेम चीज डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही सेम बात सेम चीज को प्लस कर दे और तुरंत उसी को माइनस कर दे तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सेम वही प्रोसीजर किया है मैंने कि 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो देखो ध्यान से, अब इससे फर्क क्या पड़ा वो देखो। पहले नीचे वाला कंसेप्ट देखो, 2 की पावर 1, 5 की पावर 4 और 2 की पावर 3। नीचे वाले को मैं यहां सॉल्व करके दिखा रहा हूं बेटा, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा फिर मुझे। देखो नीचे वाला कंसेप्ट हमें पता है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। यहां देखो बेस सेम है दोनों का, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये 2 की पावर 4, 5 की पावर 4 हो गया। अगर दोनों की पावर सेम आ रही है, जैसे ये क्वेश्चन होता था हमारा 8th क्लास में, ए की पावर 7, बी की पावर 7, तो इसे हम लिख सकते थे ए बी होल की पावर 7। तो यही कंसेप्ट यहां पे लगाया, 2 इंटू 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 5 हमारा 10 होता है। तो इसका मतलब नीचे बन गया 10 की पावर 4। बताओ भाई, यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बताओ। सबसे पहले हमने देखा 2 की पावर 1 आ रही है, 2 की पावर 3 आ रही है। हमें पता है बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये 4 पावर हो गई। अब ये दोनों 4 आ रही हैं, तो इस 4 को कॉमन ले लिया मैंने, तो ये अंदर मल्टीप्लाई का साइन था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, इसको मैंने 10 की पावर 4 लिख दी। ऊपर वाले को 1 4 5 8 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 3 का मतलब है 8 से, इस मल्टीप्लाई को करना पड़ेगा आपको। या सुनो, अगर आंसर के अंदर वो डेसिमल के केवल डिजिट पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और यदि वो क्वेश्चन के अंदर आंसर पूछे कि डेसिमल लगाने के बाद आंसर क्या आएगा तो मल्टीप्लाई कर लेना। तो अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है हमें। अब ये देखो, हाँ बेटा। सर अगर डेसिमल पूछे तो हम जिसकी पावर नीचे, अगर 2 की पावर ज्यादा निकल रही है, फिर 5 की पावर ज्यादा निकल रही है, जिसकी पावर ज्यादा निकल रही है उसके बाद हम डेसिमल लगा के तो आंसर निकाल सकते हैं इसी तरीके। हाँ बेटा, लेकिन मैं इसमें तुम्हें ये भी चेंज करना सिखा रहा हूं कि लिखेंगे कैसे। बाई चांस क्वेश्चन ये भी पूछने लगा है कि डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, तो फिर सीखना तो पड़ेगा ये वाला कंसेप्ट। अभी मैं इसी बात को आगे बताने वाला हूं। पहले यहां पे देखो 10 की पावर 4 का मतलब कितने जीरो हो गए, 4। तो डेसिमल आएगा हमारा, डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगे हमारे, क्योंकि जीरो कितने आ रहे हैं ये। अब इसी को यदि कन्वर्ट करना पड़ता तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 जा 56, 5 64 और 5 69, 6 8 5 जा 40, 46 4 कैरी, 8 4 जा 32, 36 3 8 1 जा 8 11। अब ये क्वेश्चन ये बन गया तुम्हारा। अब डेसिमल जब लगाएंगे तो 1 2 3 4 लेफ्ट साइड में डेसिमल चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 6696। अगर वो इस फॉर्म में आंसर पूछ रहा है तो मुझे इसे सॉल्व करना है। अगर आंसर नहीं पूछेगा तो जो बड़ी पावर है, ध्यान रखो, फिर इसे करने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी पावर है 2 की या 5 की, जो दोनों में से किसी की भी बड़ी पावर, हमारा आंसर हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। देखो बेटा, यहां बड़ी पावर है 4, तो देखो हमें कह देंगे डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएगा, तो सीधे डी आंसर। जो भी बड़ी पावर है दोनों में से, 2 की पावर भी बड़ी आ सकती है, 5 की पावर भी बड़ी आ सकती है। अभी 1 2 एग्जांपल और करेंगे इसके, तब समझ में आएगा अच्छी तरह। देखिए बेटा, थोड़ा सा छोटा करके एग्जांपल करते हैं। मान लो कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी लिखा है यहां पे, और नीचे के फैक्टर में करके दे रहा हूं तुम्हें, 2 की पावर 6 5 की पावर 1। अब बताओ इसमें डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे, कितने डिजिट आएंगे। हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, देखो हाईएस्ट पावर देखो 6, तो सीधा आंसर हमारा हो जाएगा 6 आएंगे। अगर इस क्वेश्चन में देखो
लेकिन ध्यान रखना, जब तुम डायरेक्ट करोगे तो फिर लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेना। अगर लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं किया तो फिर गलती कर दोगे। हेलो सर। अब बोलो, अब बेटा इस क्वेश्चन में बोलो, पहले अभी बताऊंगा बेटा तेरी बात। इस क्वेश्चन में बोलो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? सर 7। बस यही राकेश बाबू गलत कर दिए आपने। मैंने कहा था लोएस्ट टर्म में, देखो यहां पे 2 से कट रहा है, यहां से कट नहीं रहा था वो 2 से। अगर इसको काटेगा तो जो 2 की पावर है वो 6, 9, 2, 8, एक पावर कट गई 2 की, 6 हो गई। अभी भी 8 आ रहा है, एक बार और कट जाएगी तो ये 3, 4, 6, 4, अभी एक बार और कट जाएगी 1, 7, 3, 2, अभी एक बार और कट जाएगी 8, 6, 6, अभी एक बार और कटेगी तो ये हो गया 4, 3, 3, अब नहीं कटेगी। तो 2 या 5 की जो पावर कट रही होती है तो यहां पे लास्ट में 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और ऊपर 433, ये बचा क्वेश्चन लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद। तो ध्यान रखें, यदि आप डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ये वाला डायरेक्ट हाईएस्ट पावर देख के, तो ध्यान रखना फिर लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेना। अगर मेरा वाला यूज कर रहे हो जो मैंने बड़ा वाला बताया, तो उसमें लोएस्ट पावर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, अपने आप आंसर आ जाएगा बढ़िया। याद रखोगे बेटा? यस सर। गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसे हमें दशमलव प्रसार में लिखना है। मतलब क्या है, कैलकुलेट करने के बाद क्या आंसर आएगा वो डेसिमल फॉर्म में लिखना है हमें। तो देखो इधर पहले लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया, ये आ गया 7/10, ये 2, हाईएस्ट पावर भी 1 है 2 की और 5 की भी 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/10। और इसका मतलब एक जीरो आ रहा है नीचे, तो एक डिजिट हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, तो डेसिमल हमारा बन जाएगा 0.7। देखो जरा, इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया, 3 से कटा 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, यहां पर 5 की पावर आ रही है 1, तो 2 की पावर 1 की कमी है, तो 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 10, जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो 0.4। बेटा सभी बच्चे ध्यान रखो, कोई भी ये संख्या दे रखी है, अगर इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट हमारा शिफ्ट होगा। अगर इसी संख्या को 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हमारा 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। इसी संख्या को यदि 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हमारा 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जीरो के आधार पर डेसिमल शिफ्ट होता है और हमेशा पीछे से शिफ्ट होगा। चलो देखो जरा इसे, यहां 365, अभी ये क्वेश्चन लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं है, तो 5 की पावर 3 का मतलब 5 3 बार, 5 से काटा इसको, तो ये बन गया हमारा 5 7 जा और 3, और ये 5 से एक पावर कट गई, तो ये बन गया 73/2 की पावर 2, 5 की पावर 2। दोनों की पावर पहले से ही सेम आ रही है, तो घबराना नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया 2 × 5 की पावर 2, जो मैंने कन्वर्ट करना सिखाया, 73/10 की पावर 2, ये बन गया 73/100। मैंने बता दिया 2 डिजिट आ रहे हैं जीरो, तो 2 डिजिट हमारा लेफ्ट में चला जाएगा, तो दिस इज योर आंसर। तो ध्यान रखना, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पूछेगा, और जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उनमें केवल डेसिमल के कितने डिजिट बाद कितने अंक आएंगे, बस वो। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं हमारे,
इस वाले टाइप में एक क्वेश्चन टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, दूसरा क्वेश्चन कि डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे, तीसरा सॉल्व करने के बाद डेसिमल फॉर्म में क्या लिखा जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हमारा एक टाइप और रह गया चैप्टर नंबर 1 में। अभी आज की क्लास को क्लोज करते हैं बेटा, बाकी का वो कल कराएंगे। मैं कह रहा था कल क्लास नहीं होगी, लेकिन कल क्लास लेंगे। कल सेम टाइम है हमारा, कल 7:30 बजे ही शाम को क्लास लेंगे। और इसी के साथ हेलो सर। चैप्टर नंबर 2 भी करा दूंगा मैं। हेलो चैप्टर 2 सर। भी हो जाएगा बेटा। बोलो बेटा। सर कह रहा था कि आप सुबह ले लेना क्लास। नहीं बेटा, सुबह मेरे पास टाइम नहीं है। सुबह बेटा कहीं जाना है मुझे, इसीलिए तो मैं ओके कह रहा सर। था कि हो सकता है संडे को क्लास ना हो। ठीक है, इसलिए बेटा शाम को ही लेनी पड़ेगी। ओके क्योंकि सर, गुड नाइट। 29 को थोड़ी है पेपर, पेपर तो आपका 30 का है। यस तो सर। संडे को तो क्लास ले सकते हैं बेटा, मंडे को नहीं लूंगा मैं। मंडे को आप तैयारी कर लेना। ओके सर। ठीक है, थैंक यू बेटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।